ओके गाइस, सो जो टेस्ट था बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रखा है नेटवर्क शोन इन द फिगर पार्ट ऑफ अ कंप्लीट सर्किल if at a certain instant current is 5 ampere and decreasing at the rate of 10 to the power 3 है ना। तो इसको देखो आप बनाओ यहाँ पे, ये आपके पास सबसे पहले तो 6 ओम है, तो ये आ जाएगा 6 ओम। उसके बाद में 15 वोल्ट है। उसके बाद में हमारे पास में जो है वो यहाँ पे इस टाइप का सिचुएशन है बेसिकली। तो 6 ओम में देखो करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस, उसके बाद माइनस, यहाँ पे प्लस। उसके बाद देखो ये करंट जो है ना वो डिक्रीजिंग हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो हमको बोला हुआ है कि वी बी माइनस वी ए निकालो। वी बी माइनस वी ए निकालेंगे तो देखो यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, आई आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 × 5 है ना, ये 30 हो जाएगा यहाँ पे देखो ये 15 है ही बेसिकली। और यहाँ पे आ रहा है हमारे पास में एल डी आई अपॉन डी टी। एल कितना है हमारे पास में, एल जो है वो 5 मिली हेनरी है, डी आई अपॉन डी टी 10 to the power 3 है। तो 5, ये 5 मिली हेनरी है, तो 5 × 10 to the power -3 एंड ये आ जाएगा 10 to the power 3। तो यहाँ पे ओनली 5 आएगा बेसिकली, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो अगर जो है वो वी ए से आप बी पे जाओगे, ए से अगर आप बी पे जाओगे तो हम लोग बोल सकते हैं कि वी ए, ठीक है, माइनस का 30 एंड उसके बाद में देखो यहाँ पे प्लस का 15 एंड प्लस का 5 इज इक्वल टू वी बी, आप ऐसे बोल सकते हो। तो यहाँ पे देखो अल्टीमेटली तो गाइज आंसर जो आएगा ये आ जाएगा वी ए, यह आ जाएगा माइनस का 30 प्लस का 20 इज इक्वल टू वी बी। सो वी ए माइनस वी बी जो है वो आ जाएगा 10, ऐसा हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो सिंपल ही क्वेश्चन था बेसिकली, है ना। उसके बाद देखो नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं यहाँ पे। तो एट हाई फ्रीक्वेंसी कैपेसिटर ऑफर्स, कैपेसिटर जो एक्सी होता है वो होता है 1/ωc। तो अगर फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है तो हम लोग कंसिडर करेंगे कि रिएक्टेंस जो है ना बहुत ही कम होगा, लेस रिएक्टेंस ऑफर करता है ये। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो हमारे पास में है, एसी सर्किट में ईएमएफ दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, हमको दोनों दिया हुआ है। तो एवरेज पावर सर्किट में कितना होगा, तो एवरेज पावर की हम लोग बात करेंगे तो ये आ जाएगा वी आर एम एस, आई आर एम एस एंड कॉस फाई यहाँ पावर फैक्टर है। तो यहाँ पे देखो वी आर एम एस तो आप E0/√2 लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो I0/√2 एंड यहाँ पे आ जाएगा कॉस फाई, ऐसे कर लो आप। तो हमारे उसमें देखो ये बी आंसर आ जाएगा, है ना, इजी है बेसिकली ये भी। उसके बाद देखो नेक्स्ट हम लोग कंसिडर कर लें कि इन एन एसी सर्किट वी एंड इस टाइप से हमको गिवन है ये वी एंड आई। वी 150 दिया हुआ है, यहाँ पे 150 दिया हुआ है। एक में साइन जो है 150t दिया हुआ है, दूसरे में जो है साइन 150t प्लस π/3 दिया हुआ है। तो यहाँ पे पावर पूछा हुआ है बेसिकली, पावर कितना होगा, तो सेम कंडीशन है बेसिकली। यहाँ पे 3 और 4 जो है ना वो दोनों ही सेम है। तो यहाँ पे आप बोलोगे 150/√2 एंड करंट जो है ना वो उसका पीक वैल्यू भी 150 है, तो 150/√2 RMS हो गया एंड ये आ जाएगा cos π/3। cos π/3 का वैल्यू होता है 1/2। तो ये आ जाएगा देखो 150 का स्क्वायर अपॉन ये √2 × √2 2 हो जाएगा, 2 और 2 ये आ जाएगा 4, है ना। तो 150 का स्क्वायर अपॉन 4, तो ये आंसर आ जाएगा यहाँ पे। उसके तो फिफ्थ में बोला हुआ है कि 2 इलेक्ट्रिक लैंप्स है बेसिकली हमारे पास में एंड 2 इलेक्ट्रिक लैंप्स जो है उनका हमको पावर दिया हुआ है 25 वॉट, ठीक है, एंड 220 वोल्ट एंड 100 वॉट एंड 220 वोल्ट। तो आपको पता है कि रेजिस्टेंस तो है ना इसका ज़्यादा होगा। अब रेजिस्टेंस इसका ज़्यादा होगा तो दोनों को सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया हमने। सीरीज़ में कनेक्ट करने पे देखो क्या होता है कि यहाँ पे सीरीज़ में टोटल पोटेंशियल हम लोग दे रहे हैं, वो दे रहे हैं 440 बेसिकली 440 वोल्ट इस टाइप से दे रहे हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये जो है वो 25 वॉट वाला है एंड ये है 100 वॉट वाला, ठीक है। तो इसका रेजिस्टेंस कम है, इसका रेजिस्टेंस हाई है। तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप जो है ना वो ज़्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा। मतलब ये शेयर है ना इक्वली शेयर नहीं होगा, 220 नहीं आएगा। इसके अक्रॉस है ना 220 से भी ज़्यादा आएगा जो है वो हमारे पास में वोल्टेज, इसके अक्रॉस बहुत कम आएगा। तो हम लोग कंसिडर करेंगे कि कौन सा फ्यूज हो जाएगा। तो फ्यूज होने की केस में हम लोग कैसे बोलेंगे कि देखो यहाँ पे 25 वॉट 220 है,
तो ये 220 वोल्ट ही बेसिकली टॉलरेट कर सकता है। इससे ऊपर अगर वोल्टेज जाएगा तो फिर जो फ्यूज हो जाएगा। अब इसका जो है वो रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से इसके कंपैरिजन में इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो 220 से ज़्यादा होगा, और उसके जो है वो चलते देखो ये जो है ना वो हो जाएगा फ्यूज। तो फिफ्थ वाला जो है वो यहाँ पे हो गया। पावर वाला था, पावर वाला आपको पता ही है कैसे रेजिस्टेंस हमको निकालना ही पड़ता है। उसके बाद देखो हमको हमारे पास हम बोला हुआ है कि ऐसी सर्किट है हैविंग रेजिस्टेंस आर, इंडक्टेंस एल एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बेसिकली। ठीक है, तो हमको बोला हुआ पावर फैक्टर कितना होगा, तो पावर फैक्टर में हम लोग बोल सकते हैं कॉस फाई। कॉस फाई होता है गाइज आर अपॉन जेड, है ना। अब ये तो उसमें तो मैं क्या ही करूँ, नहीं तो आर अपॉन जेड की बात करोगे तो ये आ जाएगा, जेड होता है आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर का अंडर रूट। यहाँ पे कैपेसिटर तो है नहीं, तो सिर्फ जो है वो आर एल सर्किट है, तो आप देख लेना वापस से नोट्स उठा के कैसे करते हैं इसको। इम्पीडेंस ऑफ आर सी सर्किट इज Z1, फ्रिक्वेंसी F एंड Z2। तो आपने देखो यहाँ पे क्या कर लेना है कि आर सी सर्किट है उसका आपने बोल दिया कि जो Z1 है बेसिकली इसको आप बोल सकते हो आर स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर, इस टाइप से। अब सेकंड केस में देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी F जब था ना तब इस टाइप से। अब Z2 व्हेन फ्रीक्वेंसी इज 2F, तो आप फ्रीक्वेंसी जैसे ही आप 2F करोगे तो ये जो इम्पीडेंस है वो Z2 बन गया। तो फ्रीक्वेंसी आप डबल कर रहे हो ना गाइज, तो 1 अपॉन ओमेगा सी के बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं कि XC जो है ना वो हाफ हो जाएगा, है ना। तो XC का स्क्वायर बाई 4 लिख सकते हो आप यहाँ पे इस टाइप से। तो अब हमको कंपेयर करना है कि Z1 अपॉन Z2 कितना होगा। तो Z1 अपॉन Z2 में बात करेंगे तो अब देखो इसको तो आप कर ही लोगे। देखो यहाँ पे Z1 जो है ना वो आर स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर है, इसमें Z2 में देखो XC तो हाफ हो गया है बेसिकली, बट R तो एज इट इज है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि Z2 Z1 से कंप्लीटली हाफ तो नहीं हुआ है ना, कंप्लीटली हाफ नहीं हुआ है, हाफ से थोड़ा सा जो है वो ज़्यादा ही है बेसिकली। तो हम लोग कंसिडर करेंगे कि ये जो आंसर आएगा ना बेसिकली इसको हम लोग देखो क्या कंसिडर कर सकते हैं, Z1 अपॉन Z2 आप कर लो, Z1 अपॉन Z2। तो ये बेसिकली हमारे पास में जो है वो ये जो है वो आर स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा गाइज, है ना। तो यहाँ पे मान लो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि Z1 का वैल्यू है ना वो 10 है, तो Z2 का वैल्यू है ना 5 तो नहीं होगा गाइज, 6 हो सकता है, 7 भी हो सकता है। तो मैं ना यहाँ पे से बोल देता हूँ 10/7। ठीक है, आप समझ रहे हो। देखो कभी फंस जाओ ना जिस टाइप न्यूमेरिकली चेक कर लेने का। देखो यहाँ पे कि एग्जैक्टली हाफ तो हो नहीं रहा, तो रेशियो जो है वो 1 से तो बड़ा होगा बट 2 नहीं होगा, 2 से कम होगा, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखो यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस L फॉर विच करंट इज मैक्सिमम इन सीरीज। ये कुछ ऐसे बोला हुआ है। तो करंट देखो मैक्सिमम बोला हुआ है, रेजोनेंस दिए बोला हुआ है हमको। रेजोनेंस के केस में आप बोल दो यहाँ पे XC इज इक्वल टू XR बोल, XL बोल दो, या फिर ओमेगा को आप ऐसे बोल दो ना कि हमको पूछा हुआ क्या है। देखो इंडक्टेंस का वैल्यू बोला हुआ है, ओमेगा L इज इक्वल टू आप ऐसे कर लो 1 अपॉन ओमेगा C, XC इज इक्वल टू XL करना है ना हमको। तो इसमें आप देख लो यहाँ पे आगे तो क्या ही करोगे, देखो यहाँ पे सॉल्व कर लो ये तो उसके आगे। तो 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 10⁶। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर C आ जाएगा ना, 10 ओमेगा 1000 है, 10⁶ आ जाएगा। C का वैल्यू कितना है देखो 10 इंटू 10⁻⁻6। तो L का वैल्यू आ रहा है यहाँ पे 0.1 हेनरी बोल दो या फिर 100 मिली हेनरी बोल दो, एक ही बात है। उसके अंदर गाइज मैग्नेटिक फ्लक्स बोला हुआ है हमको 9th क्वेश्चन में कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल इस टाइप से है। तो एट टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड इंड्यूस्ड EMF की बात करो तो इससे ज़्यादा इजी तो कुछ हो ही नहीं सकता। d∅dt कर लो आप यहाँ पे, ठीक है, d∅dt करो, d∅dt करोगे तो यहाँ पे 5t स्क्वायर का हो जाएगा 10t प्लस 2t का हो जाएगा 2, 3 का हो जाएगा 0, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे आप रख के देख लो 12 आ जाएगा आंसर, है ना। तो ये आंसर आ जाएगा बेसिकली हमारे उसमें। उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे इसमें सर्कुलर प्लेट्स, है ना। एक लिखा हुआ है सर्कुलर, 10th क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं। तो सर्कुलर प्लेट में गाइज क्या हो रहा है कि इसको हम लोग कर रहे हैं रोटेट इन ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा हमको बोला हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो सर्कुलर प्लेट है। सर्कुलर प्लेट सेंटर और इसके बीच में देखो कितना होगा, तो सेंटर और इसके बीच में देखो क्या हमको R दिया हुआ है। तो
सेंटर और इसके बीच उतना ही होगा जितना इसके हुआ। वो साइकिल वाला क्वेश्चन किया हुआ ना, उसकी जो स्पोक्स होती थी बेसिकली उसके अक्रॉस जो है ईएमएफ कितना होगा। तो अगर देखो यहाँ पे इस जो मेटल प्लेट है उसको स्पोक्स में हम एलिमेंट लेके स्पोक्स बना लें इसकी, तो किसी भी स्पोक्स में उतना ही ईएमएफ होगा जितना जो है वो इस सेंटर के इसके अबाउट होगा बेसिकली। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ईएमएफ तो बहुत सारे जनरेट होंगे, ये जनरेट हुआ, ये जनरेट हुआ, बट ये सारे पैरेलल में हैं, पैरेलल टू ईच अदर, तो उसकी वजह से इक्विवेलेंट उतना ही आएगा जितना जो है वो कोई एक सेल का ईएमएफ होगा। तो बी ओमेगा क्या करोगे आप, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो ये जाएगा बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, ये आ जाएगा सेंटर एंड रिम के बीच में। अगर आपको जो ये ईएमएफ देखना है तो इतना आ जाएगा, विच इज़ जो है वो, है ना, समझ में आ रहा है आपको। तो यहाँ पे देखो क्या है कि इस टाइप का जो है सिचुएशन हम लोग कंसिडर करेंगे, डी आंसर आ जाएगा इसका। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, ये तो आ ही गया हमारे उसमें, ईजी था। उसके बाद देखो यहाँ पे ना 11th वाला कुछ क्वेश्चन जो है गाइस डायरेक्टली आपको देखते ही आ जाने चाहिए, क्योंकि वो थ्योरेटिकल होते हैं और उसमें फिर जो है कुछ सॉल्व करने वाला काम होता नहीं है। जैसे देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में देखो आप क्या बोलोगे कि देखो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन टू कॉइल्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इस टाइप से यूनिटी है। तो हमारे पास में देखो क्या होता है कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है ना वो के अंडर रूट L1 L2 होता है, ठीक है, L1 L2। कपलिंग का मतलब मैक्सिमम वैल्यू 1 ही हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो हम लोग कंसिडर करेंगे कपलिंग का वैल्यू 1 होने का मतलब क्या हुआ कि एंटायर फ्लक्स ऑफ इंडक्टर 1 इज लिंक्ड विथ जो है वो इंडक्टर 2 बेसिकली। तो यहाँ पे जब 100% फ्लक्स जो है वो होता है तो हम लोग बोलेंगे कि हमारे पास में के का वैल्यू यूनिटी हो गया, मतलब मैक्स के का वैल्यू आपको पता ही है। देखो यहाँ पे के का वैल्यू क्या हो सकता है, 0 से 1 के बीच में हो सकता है, ठीक है, 0 से 1 में यहाँ पे इक्वल टू साइन भी लगा दो, चलो चलेगा। तो 100% जो लिंक हो गया तभी यूनिटी हो सकता है, अदरवाइज तो होगा नहीं। समझ में आ गया आपको ना। उसके देखो 12th क्वेश्चन जो है, तो अब ये देखो क्वेश्चन सॉल्व, देखो 11th क्वेश्चन जो सॉल्व करने वाला था ही नहीं, इसको डायरेक्टली आप कर सकते थे। इफ़ कॉइल ऑफ 40 टर्न्स, एरिया ये है, सडनली रिमूव्ड फ्रॉम द मैग्नेटिक ऑब्जर्व दैट चार्ज जो इतना फ्लो करता है, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज 80 ओम, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल टू ये। तो आप देखो यहाँ पे फ्लक्स जो है ना, इनिशियल फ्लक्स निकाल लो, इनिशियल फ्लक्स निकालोगे, फाइनल फ्लक्स तो वैसे भी 0 है आपको पता है। तो इनिशियल फ्लक्स कितना है, देखो बी का पता नहीं कितना है ये, एंड एरिया कितना है बेसिकली 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग बोल देंगे 4 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर में चेंज करना है कि नहीं करना, ये आ जाएगा 10, इस टाइप से आ जाएगा। तो अभी देखो यहाँ पे क्या है कि आपके पास में ना डायरेक्ट फार्मूला भी होता है गाइस की, अगर डेल्टा क्यू आपको निकालना है कि कितना चार्ज फ्लो किया बेसिकली लूप के अंदर, इस कॉइल के अंदर कितना चार्ज फ्लो किया, डेल्टा क्यू बोलते हैं इसको। तो डेल्टा क्यू को आप बोल सकते हो आई इंटू डेल्टा टी, है ना। तो उसको आप बोल सकते हो डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ये तो आ गया ईएमएफ में आपको आर का डिवाइड करा तो ये आ जाएगा आपके पास में करंट इंटू डेल्टा टी बेसिकली। तो डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, मतलब ये देखो करंट का आपको देखना है ना, तो करंट आप बोलोगे डेल्टा ईएमएफ अपॉन टाइम, ईएमएफ अपॉन आर, है ना, ईएमएफ अपॉन आर करोगे तो करंट आएगा, ठीक है। बट अगर आपको जो है वो डेल्टा क्यू निकालना है तो आप डेल्टा फाई अपॉन आर डायरेक्टली बोल सकते हो, क्योंकि डेल्टा टी से हमने मल्टीप्लाई कर रखा है। देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे क्या है कि डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी क्या है, ईएमएफ में आर का डिवाइड करें तो करंट आ गया। अब करंट को आप डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करोगे तो डेल्टा क्यू आ जाएगा ना, तो अल्टीमेटली डेल्टा टी कैंसिल हो गया, आपके पास डी फाई अपॉन डेल्टा फाई अपॉन आर मिल गया आपके पास में। तो हम लोग कंसिडर करेंगे कि देखो डेल्टा फाई कितना है, तो डेल्टा फाई देखो ये इतना है बेसिकली, क्योंकि पहले इतना था बाद में 0 है, तो हम लोग बोलेंगे इतना जो है वो डेल्टा फाई है। अब अगर डेल्टा क्यू की बात करोगे ना तो ये आ जाएगा 2 × 10⁻⁻⁴, इतना चार्ज फ्लो हुआ है। तो इतना चार्ज फ्लो हुआ है तो बेसिकली यहाँ पे इसको हम लोग बोल देंगे डेल्टा फाई अपॉन आर। तो ये आ जाएगा b × 4 × 10⁻³ अपॉन आर। आर का वैल्यू कितना है 80 गाइज, तो यहाँ से b का वैल्यू निकल आएगा। तो b की बात करोगे ना तो यहाँ पे आ जाएगा 2 × 80 × 10⁻⁴, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं गाइज, यहाँ पे 4 ये ना 4 × 10⁻³ ये इधर जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा, 80 इधर गया ना तो मल्टीप्लिकेशन में गया, ये डिवीजन में जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 × 10⁻³ अब इसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर, है ना, इसको सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये तो कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये आ रहा है, ठीक है। तो सॉरी यहाँ पे 40 टर्न्स था ना, मैंने 10 ही लिया है बेसिकली, यहाँ पे 40 टर्न्स था गाइज।
दिस इज़ ए मिस्टेक, है ना। सो आपको यहाँ पे 40 टर्न्स लेना है, तो यहाँ पे भी गाइज क्या आएगा, 4 आएगा बेसिकली। तो यहाँ पे ये आंसर आएगा बेसिकली, ना, सिली मिस्टेक ना कर लें आप। तो यहाँ पे गाइज आपको क्या आएगी, डेल्टा क्यू जो ना, डेल्टा क्यू जो है उसका फॉर्मूला आपको अगर याद रख लो तो ठीक है, याद ही रख लो इसको। ये फॉर्मूला है ना गाइज, आपको याद रखना है, डेल्टा क्यू इक्वल डेल्टा फाई अपॉन आर, फ्लक्स में चेंज अपॉन रेजिस्टेंस विल बी चार्ज फ्लोड इन द कोइल जो भी है। तो ये गाइज क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे, ये सॉल्व हो गया आपसे। उसके बाद में देखो नेक्स्ट हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 गाइज है ना, क्लास में कराया हुआ है। मतलब यहाँ पे देखो डायरेक्टली जो है वो आप ऐसे बोल सकते हो कि फ्लक्स इन द स्मॉलर कोइल इज इक्वल टू बी इंटू पाई आर स्क्वायर। आर जो है ना वो स्मॉलर कोइल का रेडियस है, बी कितना हो जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ये आ जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो इसको आपको अगर आपको देखो लिखना है एम आई, ठीक है, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर अपॉन 2r, ऐसे हो जाएगा। आगे तो आप कर लोगे, है ना। तो इस टाइप से जो है वो ये आंसर आता है बेसिकली। कौन सा आ जाएगा, ये वाला आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे ना वन कंडक्टिंग यूट्यूब है बेसिकली। तो यूट्यूब तो ऐसे ही बोला हुआ है, देखो यहाँ पे ना ये इस टाइप से है बेसिकली, ये इस टाइप से। ये जो ये आर्म्स जो ना इधर आ रही है, दूसरी आर्म इधर आ रही है, तो दोनों में ईएमएफ इंड्यूस होगा। बट दोनों में ईएमएफ इंड्यूस होगा ना, वो कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा क्योंकि दोनों की वेलोसिटी अलग है, ठीक है। तो हम लोग कंसिडर करेंगे कि इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो कुछ इस टाइप से हो रहा है, और इसमें जो हो रहा है वो हो रहा है इस टाइप से। तो ये दोनों ही जो है वो क्या कर रहे हैं, इस टाइप से चल रहे हैं। तो हम लोग बोलेंगे इसमें देखो कितना है, बी एल वी, ठीक है, इसको हम लोग कर देंगे बी एल वी, तो टोटल कितना हो जाएगा 2 बी एल वी। अब देखो गाइज आपको ना देखो उस टाइप का सिचुएशन भी याद होगा कि जब देखो लूप है ना, इसको इस डायरेक्शन में वी वेलोसिटी से हम लोग जो है वो ड्रॉ कर मतलब मूव करते थे इन मैग्नेटिक फील्ड, तो उसका ईएमएफ और इसका ईएमएफ जो कैंसिल आउट हो जाता था, है ना। अब बट ये जो है ना, ये अगर ये इधर चलने लग जाए, ये इधर चलने लग जाए, तो कैंसिल आउट नहीं होगा। अगर दोनों इस सेम डायरेक्शन में चलेंगे ना दोनों, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उसकी वजह से ये आ जाएगा। उसके बाद में गाइज नेक्स्ट हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इसमें, और नेक्स्ट में बेसिकली हम लोग कंसिडर करेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर लूप ऑफ साइड ए रोटेटिंग अबाउट डायगोनल, ओमेगा जो है परपेंडिकुलर तो ये है 10 टर्न से। तो यहाँ पे गाइज ये तो देखो आपको फ्लक्स लिखना है सबसे पहले तो, है ना। फ्लक्स लिखोगे तो ये आ जाएगा बी ए कॉस थीटा, है ना, एन बी ए कॉस थीटा कर लो चाहे, है ना, एन बी ए कॉस थीटा करोगे, कॉस थीटा को आप लिखोगे, थीटा को आप लिख सकते हो ओमेगा टी, ठीक है। इसको आप डिफ्रेंशिएशन कर दो, डिफ्रेंशिएशन करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा ई एम एफ इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, है ना। पॉजिटिव नेगेटिव है ना, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता है बेसिकली। अब इतना बहुत लॉन्ग टाइम तक जो है इसको रोटेट कर रहे हैं, तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पॉजिटिव था नेगेटिव था, हाउ इज इट दैट जो है इंपॉर्टेंट, है ना, वो इंपॉर्टेंट नहीं। जैसे एसी में देखो यहाँ पे हम लोग इसमें लिखेंगे ना कि आई इज इक्वल टू लेट से 10, या फिर हम लोग v की बात कर लेते हैं, v इज इक्वल टू 220 नहीं, कुछ मैं सर्टेन वैल्यू लेता हूँ 20 साइन ओमेगा टी, इस टाइप से। अब देखो यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे ना पॉजिटिव था कि नेगेटिव था इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है, फेज इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है, फेज डिफरेंस जरूर मैटर करता है, तो उसमें वो कॉस फाई आ जाता है ना। तो इनिशियल फेज है ना ओनली एसएचएम में इंपॉर्टेंट हुआ करता था। यहाँ पे अगर आप बात करोगे ना कि यहाँ पे जैसे मान लो देखो आप शायद यहाँ पे लॉजिक यही लगाओगे कॉस ओमेगा टी जो है इसका डिफरेंस करने के बाद नहीं नेगेटिव आना चाहिए, बट यहाँ पे ऑप्शन में तो नेगेटिव है नहीं, मतलब इसका कोई मतलब वो कोई इंपॉर्टेंस इतना ज़्यादा है नहीं, उसकी वजह से इन्होंने नेगेटिव जो है वो हटाया हुआ है सीन से, ठीक है। वैसे भी अल्टरनेटिंग है तो, बट यहाँ पे ना आपको एसी में ना आपको एक बात याद रखनी है कि वोल्टेज लीड कर रहा है या फिर लैग कर रहा है, कितने अमाउंट से कर रहा है, कितने फेज से कर रहा है, तो वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे हमारा पावर फैक्टर निकलता है, उससे जो है पावर कंजप्शन निकलता है। बट यहाँ पे किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या फेज है वोल्टेज का, ये कोई ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है। एसएचएम में इंपॉर्टेंट है गाइज, यहाँ पे एसी में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं 16th में कि एक कंडक्टिंग सर्कुलर लूप इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.4 टेस्ला है, एंड हमको बोला विथ इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है।
द रेडियस ऑफ द लूप स्टार्ट श्रिंकिंग एट 2 mm पर सेकेंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो यहाँ पे देखो गाइस, आप सबसे पहले तो फ्लक्स लिख दो, यहाँ पे फ्लक्स लिख दो, यहाँ पे b इंटू पाई आर स्क्वायर। टर्न्स कितने हैं? इतने, एक ही टर्न है बेसिकली ना, तो इसको आप d∅/dt करोगे ना। मैग्नेटिक फील्ड तो गाइस कांस्टेंट है, तो पाई आर स्क्वायर है, पाई भी कांस्टेंट है, आर स्क्वायर जो ना उसका हो जाएगा 2r dr/dt। अब dr/dt लिखना जरूरी है, बिकॉज जो है वो अगर पाई आर स्क्वायर में आर स्क्वायर का आर के रेस्पेक्ट में करोगे तो ओनली 2r आएगा, टी के रेस्पेक्ट में करोगे तो 2r इंटू dr/dt आएगा। ये ना छोटी छोटी बातें हमको जो है वो डिफरेंशिएशन की पता होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे b का वैल्यू ठीक है, पाई का भी b का वैल्यू कितना है 0.4, तो मैं कैलकुलेशन में जाता हूँ। यहाँ पे b का वैल्यू 0.04, उसके बाद हमारे पास में आता है पाई का वैल्यू, पाई तो ठीक है, 2r का वैल्यू, 2 इंटू आर का वैल्यू कितना है गाइस 2 इंटू 10⁻², क्योंकि 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में। dr/dt का वैल्यू दिया 2 mm पर सेकेंड, 2 mm पर सेकेंड को बोल सकते हो 2 इंटू 10⁻³ इसको गाइस सॉल्व करना आ जाएगा आंसर। यहाँ पे देखो मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो यहाँ पे 2 2 2 8 आ रहा है, तो 8 आ रहा था, आई थिंक जो है वो आंसर आना चाहिए सी, है ना। ये इतने नहीं, सॉरी 2 2 2 एंड यहाँ पे 4 और आ रहा है, तो ये आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ए ऑप्शन आ जाएगा गाइस इसमें। तो सिंपल है, कैलकुलेशन तो आप करना जानते ही हो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, हम लोग देखो यहाँ पे नेक्स्ट में कंसिडर करेंगे, जस्ट अ मिनट, ओके। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है ना हमारे पास में 17th है, कोइल ऑफ एरिया इतना है 500 टर्न से, मैग्नेटिक फील्ड इस टाइप से। तो हमको बोला हुआ है, सॉरी हमको बोला हुआ है कि फील्ड इतना है, परपेंडिकुलर कोइल, फील्ड इज रिड्यूस टू 0 in 0.1 सेकेंड। ईएमएफ की बात करो, अब इस ये है ना, ये जो इतना ज़्यादा कुछ करने लायक है नहीं। ईएमएफ जो है हम लोग करनी करेंगे ∆φ/∆t। तो ∆φ देखो कितना था पहले, तो हम लोग बोलेंगे NBA कर लो आप, NBA माइनस 0 अपन फाइनली कितना है जगह 0 है अपॉन t 0.1 सेकेंड। अब इसमें ना देखो, जैसे हम लोग बात कर रहे थे अभी, लेंज के लॉ के अकॉर्डिंग माइनस आना चाहिए, वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमको मैग्नीट्यूड समझ में आना चाहिए कि मैग्नीट्यूड वाइज भी पूछा हुआ है। तो NBA आप बात करो, यहाँ पे NBA कितना है 500 एंड यहाँ पे जो है वो B कितना है 0.1 एंड एरिया कितना है 100 इंटू 10⁻⁻3, सॉरी -4 है ना, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो उसको चेंज करने का ये तरीका, 0.1 को आपने ऐसे कट कर दिया, यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गया, अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा इस 5 आंसर आपके पास है ना। काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है बेसिकली यहाँ पे। उसके बाद देखो नेक्स्ट हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ठीक है। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में हो क्या रहा है बेसिकली, 220 वोल्ट जो है वो इनपुट है और ये आउटपुट है, ठीक है। प्राइमरी कोइल हैज़ 500 टर्न्स, एफिशिएंसी एंड पावर ट्रांसमिटेड बाय ट्रांसफार्मर आर 90 डिग्री। मतलब जो है ना, जितना आपने इनपुट दिया था आउटपुट कितना बाहर निकलेगा, आउटपुट निकलेगा 90% ऑफ द इनपुट बेसिकली। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि P आउटपुट अपॉन P इनपुट इज इक्वल टू 0.9 बोल सकते हो, है ना। 90% का मतलब 0.9। तो यहाँ पे देखो बेसिकली क्या है कि पावर ट्रांसमिटेड थ्रू, तो ये है ना देखो बेसिकली P जो आउटपुट है ना गाइज वो 8 किलोवाट है। P आउटपुट कितना है देखो, पावर ट्रांसमिटेड का मतलब पावर जो दूसरे एंड पे आपके ट्रांसमिट हो गई, बेसिकली ट्रांसमिट हो गई मतलब आउटपुट मिल गया। तो आउटपुट कितना है हमारे पास में 8 किलोवाट है गाइज। तो हम लोग बोलेंगे इनपुट कितना हो जाएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे 8 किलोवाट अपॉन 0.9 इज इक्वल टू P इनपुट। तो इसको आप लिख दो 80/9 इज इक्वल टू P इनपुट। 80/9 जो है गाइज, इसको सॉल्व करोगे तो आई थिंक ये आंसर आएगा कुछ B आंसर आना चाहिए, 8.89 किलोवाट है ना। तो ये कुछ इस टाइप से इजी था बेसिकली। यहाँ पे देखो इसमें ना काफ़ी बार क्वेश्चन में आपको मिसलीड किया होगा, ये 2200 वोल्ट है, 220 में जा रहा है, इतने टर्न है, इनका कोई यूज़ नहीं है गाइज। लास्ट वाली लाइन जो है ना उसी का यूज़ है ओनली, ठीक है। लास्ट वाली जो लाइन है उसी का यूज़ है और किसी का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे जो आपको इस टाइप से मिसलीड किया रहेगा, आपको जो है केयरफुल रहना है कि इन्फॉर्मेशन कुछ भी दियो जो हमको रिक्वायरमेंट है ना वही यूज़ करेंगे हम लोग। एंड ऐसा तभी होगा जब आप कॉन्फिडेंट रहोगे उसमें, बेसिकली है ना, फॉर्मूला में कॉन्फिडेंट रहोगे, कंसेप्ट में रहोगे, तभी ऐसा होगा। हम लोग बोलेंगे करंट जो है ना वो A से B जो है स्टेट वायर में डिक्रीज हो रही है, बेसिकली डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा आउटवर्ड डायरेक्शन में गाइज, नहीं
थंब रूल से आप देख लो, यहाँ पे आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब जो है वो अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि करंट जो है ना वो क्लॉकवाइज जनरेट होगी, है कि नहीं। करंट जो है ना वो क्लॉकवाइज जनरेट होगी लेंज लॉ से अपोज करने के लिए, क्योंकि जो है वो जो इंड्यूस्ड करंट ना, सॉरी यहाँ पे देखो क्या है कि करंट डिक्रीज कर रही है, करंट डिक्रीज कर रही है ना, इसका मतलब क्या हुआ, जस्ट मिनट, ठीक है। तो करंट जो है ना वो डिक्रीज कर रही है, उसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो यहाँ पे था वो कर रहा है गाइस डिक्रीज। अब डिक्रीज कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि डिक्रीज नहीं होने देना है लेंज के लॉ के अकॉर्डिंग। तो सपोर्ट करने के लिए करंट को जो है ना वो एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तब भी इंड्यूस्ड करंट का मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में आएगा जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नली जो करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा था वो है बेसिकली। तो इंड्यूस्ड करंट का वही होगा, तो हम लोग बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज इज द डायरेक्शन, और यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो है ना गाइस 20th क्वेश्चन, वो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। हमको बोला हुआ है कि देखो प्लेन ऑफ डिफ सर्कल इज सेट इन द ज्योग्राफिक मेरिडियन। ज्योग्राफिक मेरिडियन का पूछा हुआ है गाइस, यहाँ पे ये ज्योग्राफिक मेरिडियन है, लेटर से ये ज्योग्राफिक मेरिडियन है और ये मैग्नेटिक मेरिडियन है। तो अब हमने ना देखो क्या करा हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड जो हमने डिप सर्कल इसमें लगाया हुआ है, मतलब यहाँ पे जो है क्या है कि जो मैग्नेटिक नीडल है वो इसी प्लेन में रोटेट कर सकती है। तो हम लोग कंसिडर करेंगे यहाँ पे जो ना हमारे पास में एपरेंट डिप जो है ना वो डेल्टा आ रहा है। तो यहाँ पे एपरेंट डिप की बात करेंगे ना तो 10 डेल्टा 1 जो इसको आप बोल सकते हो यहाँ पे, कि हमको जो ना ट्रू डिप पता है नहीं, कि ट्रू डिप पता नहीं कितनी है। तो ट्रू डिप हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि लेट्स से 10 आई है ना, तो 10 आई है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि इसके अलोंग है ना, मैं पूरा ही कंसेप्ट ही बता देता हूँ कि इसके अलोंग जो है ना वो मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, BH cos थीटा, वेयर थीटा इज द डिक्लाइनेशन। वर्टिकल कंपोनेंट तो आपको पता ही है वैसा ही रहेगा, बेसिकली वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो BV रहेगा बेसिकली। तो हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे 10 डेल्टा 1 की हम लोग बात करेंगे ना, तो BV अपॉन BH cos थीटा हम लोग बोल सकते हैं। तो BV अपॉन BH cos थीटा की बात करेंगे ना तो ये आ जाएगा, हम लोग इसको आप बोल दो BV अपॉन BH cos थीटा, ये आ गया हमारे इसमें। उसके बाद में गाइस क्या है कि हम लोग ना डिप सर्कल वाला जो प्लेन है उसको परपेंडिकुलर टू ज्योग्राफिक मेरिडियन कर रहे हैं। तो परपेंडिकुलर कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास में इस टाइप से आ जाएगा। अब इस प्लेन में हमको निकालना है, अब इस प्लेन में निकालना है तो गाइस ये एंगल कितना था, बेसिकली ये एंगल थीटा था। अब ये एंगल कितना हो जाएगा गाइस, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो जहाँ पे पहले थीटा आता था वहाँ पे 90 माइनस थीटा हम लोग करेंगे और फिर से हम लोग 10 डेल्टा 2 लिख देंगे। तो हम लोग लिख देते हैं 10 डेल्टा 2 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा BV अपॉन BH cos 90 माइनस थीटा लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा गाइस। इस टाइप के क्वेश्चन जो है डाउट में भी काफ़ी बार आप लोगों ने पूछे, तो आंसर आई थिंक जो है वो ईजिली आ जाएगा। अब हमको निकालना है थीटा निकालना है, थीटा निकालना है तो आप ऐसे कर लो, इक्वेशन 1/2 कर लो। तो 10 डेल्टा 1 अपॉन 10 डेल्टा 2 आप करोगे, तो इक्वेशन 1/2 करोगे तो BV अपॉन BH तो दोनों में कॉमन आ रहा है, कट जाएगा। तो आपके इसमें साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आ जाएगा गाइस। देखो यहाँ पे ये अपॉन ये करोगे ना तो साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, कॉस थीटा नीचे, टेन थीटा आ जाएगा गाइस। तो टेन थीटा आपके पास में ये आ रहा है ना। अब टेन थीटा आ गया, टेन थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा 1 10 डेल्टा 1 अपॉन 10 डेल्टा 2। तो थीटा का वैल्यू आप निकाल ही सकते हो, सी ऑप्शन आ जाएगा गाइस, है ना। ये इस टाइप से जो है ना ये आंसर हो गया हमारे पास में। उसके बाद में देखो नेक्स्ट हम लोग कंसिडर कर लेते हैं क्वेश्चंस में, ये हो गया हमारे पास में, ठीक है। उसके बाद में देखो हम लोग नेक्स्ट कंसिडर करेंगे कि वायर ऑफ लेंथ L जो है ना करंट कैरी कर रहा है I, उसको ना बेंड करके हमने सर्कल बना लिया, बेंड करके सर्कल बना लिया। तो L जो है ना पहले जो L हुआ करता था वो 2πr हो जाएगा, बराबर है। तो हम लोग कंसिडर करेंगे कि देखो यहाँ पे R की बात करोगे ना तो ये देगा L अपॉन 2π। अब देखो सर्कल बना लिया है इस टाइप से, तो अब ये बन गया डाइपोल, डाइपोल बन गया। तो हमको बना मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का पता हो, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की बात करोगे तो यह जाएगा I इंटू A। तो I इंटू πr स्क्वायर, r स्क्वायर की जगह हम लोग लिखेंगे L स्क्वायर अपॉन 4π स्क्वायर, बराबर है गाइज, L स्क्वायर अपॉन 4π πr स्क्वायर। तो पाई से देखो यहाँ पे ये पाई कैंसिल हो गया, m इज इक्वल टू I L स्क्वायर अपॉन 4π, ये आंसर आना चाहिए, ठीक है। आंसर की में और कुछ दिया हो ना तो करेक्ट कर लेना बेसिकली। तो यहाँ पे जो है वो ये आ जाएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट हम लोग कंसिडर कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर, ये आ गया भाई देखो, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास में ए प्लेस एंगल ऑफ डिप जो है ना हमको बोला हुआ है इस टाइप से। तो एंगल ऑफ डिप इस टाइप से बोला हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ,
हमको बोला हुआ है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज बी एच। तो बी एच जो है ना वो जो है वो बेसिकली क्या है कि बी कॉस थीटा है। बी वहाँ पे देखो नेट फील्ड है, तो बी एच इज इक्वल टू बी कॉस थीटा है। तो हमको बोला हुआ है टोटल इंटेंसिटी कितनी है, तो टोटल इंटेंसिटी की बात करेंगे तो ये आ जाएगा बी इज इक्वल टू बी एच अपॉन कॉस थीटा। बी एच अपॉन कॉस थीटा का वैल्यू कितना है गाइस, कॉस 30। कॉस 30 का मतलब √3/2। √3/2 करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और यही आंसर है गाइस, है ना, बी आंसर आ जाएगा यहाँ पे। सिंपल है यहाँ पे। उसके बाद देखो यहाँ पे 23 2 बार मैग्नेट्स विथ मैग्नेटिक मोमेंट 4m एंड 2m। ये क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक है ना, पहली बार इस टाइप का क्वेश्चन जो है हम लोग कर रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों ने तो कर दिया होगा, टफ बिल्कुल नहीं है गाइस। यहाँ पे हम लोग कंसिडर करेंगे कि 2 बार मैग्नेट है हमारे पास में, और एक जो है वो यहाँ पे हमारे पास में इस टाइप से, और दूसरा जो है वो m एंड 2m है गाइज। अब हम लोग फास्ट एंड टुगेदर राइट एंगल ट्राइंगल पे हमने जो राइट एंगल पे हमने सेंटर जो है ना क्रॉस कर रहे हैं इस टाइप से। कैन रोटेट फ्रीली इन वर्टिकल एक्सिस अलोंग द सेंटर। वर्टिकल एक्सिस के अलोंग जो है वो घूम सकता है। द क्रॉस्ड सिस्टम सेट्स इन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड विथ मैग्नेट हैविंग 2m मेकिंग एन एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक मेरिडियन। अब देखो ये गाइज है ना क्वेश्चन समझने वाली बात ये है कि हमारे पास में देखो क्या है कि ये जो ना ये कुछ जो है वो इस टाइप का सिचुएशन है हमारे पास में, और दूसरा जो है ना हमारे पास में कुछ दूसरा 2m वाला जो है वो कुछ इस टाइप से सेट हुआ है बेसिकली। अब ये जो ना मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ में कितना एंगल बना रहा है गाइस, ये थीटा बना रहा है, ठीक है, ये थीटा बना रहा है। अब ये थीटा बना रहा है तो हमको ये पूछा हुआ है कि थीटा जो है वो क्या होगा, बेसिकली थीटा क्या होगा। अब देखो आप यहाँ पे ये बोलो समझो कि देखो 2m वाला जो है ना उसको हम लोग सिर्फ 2m वाले को हम लोग सस्पेंड करते ना तो वो इसी लाइन के अलोंग करता, और सिर्फ m वाले को करते तब भी इसी लाइन के अलोंग करता। अब दोनों को हमने इस टाइप से सस्पेंड कर रहा है ना, तो इन दोनों का नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है ना वो इस डायरेक्शन में होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली तो इक्विलिब्रियम गेन करेगा। तो हम लोग कंसिडर करेंगे गाइस कि नेट मैग्नेटिक डाइपोल इन दोनों का जो है वो मैग्नेटिक मेरिडियन के अलोंग जो है वो पॉइंट करेगा, तब भी इक्विलिब्रियम आएगा, तब भी स्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा। तो हम लोग कंसिडर करेंगे कि थीटा है बेसिकली वो जो है वो, और थीटा में हम लोग यहाँ पे इसको ना थोड़ा सा वापस डायग्राम कर लेते हैं हम लोग। ये देखो 2m है और ये हम लोग कंसिडर कर लेते हैं m, ठीक है, ये m कर लेते हैं। इनका रिजल्टेंट आ रहा है लेटर से गाइस इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये अगर इस डायरेक्शन में आ रहा है तो ये एंगल जो है ना वो थीटा है। रिजल्टेंट जिस डायरेक्शन में आएगा यही मैग्नेटिक मेरिडियन है गाइस, बराबर है, क्योंकि नेट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग रहता है गाइस, है ना, ये आपको पता है इक्विलिब्रियम के लिए। तो अब देखो यहाँ पे निकाल लो आप, यहाँ पे देखोगे ना तो इसमें tan थीटा आप डिफाइन करो। देखो ये m है, ये 2m है, तो tan थीटा आप डिफाइन करोगे ना तो ये आ जाएगा हमारे उसमें m/2m, इस टाइप से बोल सकते हो आप। तो थीटा का वैल्यू आ जाएगा tan इनवर्स 1/2, सी आंसर आ जाएगा यहाँ पे गाइस। 24 वाला जो क्वेश्चन है वो प्योरली आपके कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, तो इसमें जो है वो आपको अगर नहीं आता है ना तो आपने पढ़ा नहीं है ढंग से, है ना, अदरवाइज इसमें कोई जो है वो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसका देखो डायरेक्टली मैं बता देता हूँ कि इसका आंसर जो है वो आएगा ए आंसर आ जाएगा बेसिकली। तो यहाँ पे मैं वापस से कुछ फार्मूला लिख देता हूँ। देखो B = होता है BM प्लस, ठीक है, B0 प्लस BM, है ना, और यहाँ पे जो B0 जो होता है वो होता है μ0 NI, या फिर उसको आप μ0 H भी बोल सकते हो, एंड BM जो होता है वो होता है μ0 I, एंड I जो होता है वो होता है गाइज काई H, इस टाइप से, ना। तो ये आपको जो है वो पता होना चाहिए बेसिकली। ऑलमोस्ट सारा कुछ मैग्नेटाइजेशन मैंने इक्वेशंस में लिख दिया है। उसके बाद में गाइज देखो यहाँ पे हमारे पास में नेक्स्ट 25 है। 3 इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर ABC कैरी इक्वल करंट्स एज सोन। नेट फोर्स ऑन द बी जो है ना, देखो यहाँ पे रिपेल करेगा बेसिकली, रिपल्सन होता है, आपको पता है, अपोजिट करंट जा रही है तो रिपल्सन होता है। देखो रिपल्सन देखो 3 एम्पियर ज़्यादा करेगा एज कम्पेयर टू 1, तो इसके ऊपर 2 एम्पियर पे ना एक रिपल्सन इधर लग रखा है 3 एम्पियर की वजह से, तो वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा एज कम्पेयर टू 1 वाले की वजह से लगता है। तो 1 वाला जो है इसको इधर ले जाएगा, 3 वाला इसको इधर लेके जाएगा, तो 3 वाला ज़्यादा स्ट्रांग है, तो ये जो 2 एम्पियर है उसके ऊपर वायर जो है बी, उसके ऊपर फोर्स लग जाएगा इस डायरेक्शन में नेट। तो टूवर्ड्स ये आंसर आएगा इसका, है ना। तो आंसर की में जो है वो उल्ट हो तब भी कर लेना आप, ये आंसर है इसका। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट केस पे,
और देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। अभी देखो यहाँ पे 26 वाला जो क्वेश्चन है वो एक इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट वायर है, तो आपने मैग्नेटिक फील्ड आप सिंपली ऐसे लिख दो, देखो म्यू नॉट आई अपॉन यह जाएगा 4 पाई डी, यह जाएगा साइन थीटा 1 प्लस साइन 90 बोल दो आप, ठीक है, क्योंकि देखो एक यहाँ पे ये एंगल बन रहा है, एक इन्फिनिटी भी बन रहा है जाके, तो 90 डिग्री बन गया बेसिकली, ये एंगल तो 90 डिग्री बन गया, बट इसका जो वैल्यू है ना वो आपको नेगेटिव करके रखना पड़ेगा गाइस, इजंट इट, आपको क्या करना पड़ेगा नेगेटिव, क्योंकि ये एंगल जो है ना ये एंगल ऐसे नीचे बनना चाहिए था। ये इस टाइप के क्वेश्चन ना क्लास में किए हुए, तो आप जो है वापस से इसको रेफरेंस ले लेना आप, है ना। तो हम लोग बोलेंगे कि देखो थीटा 1 जो है ना वो नेगेटिव, तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी की जगह हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 4 पाई ए, बिकॉज ये देखो यहाँ पे इससे ये ए डिस्टेंस पे P का देखो कोऑर्डिनेट A0 दिया हुआ है ना, उसकी वजह से तो हम लोग कंसिडर करेंगे साइन थीटा 1 की बात करें, साइन 90 का वैल्यू तो 1 हो गया, साइन थीटा 1 का हम लोग नेगेटिव करके लिखेंगे, क्योंकि ये देखो दोनों ही एंगल एक डायरेक्शन में नहीं बन सकते ना, तो एक दोनों एंगल एक डायरेक्शन में बन रहे हैं, तो इसका मतलब हमको लेना पड़ेगा एक को नेगेटिव लेना पड़ेगा। देखो ये एंगल इस डायरेक्शन बन रहा है, दूसरा एंगल ये भी इसी डायरेक्शन में बन रहा है, तो एक एंगल जो है इस लाइन के नीचे भी बनना चाहिए, जो कि बन नहीं रहा, तो हम लोग नेगेटिव करके लेंगे। नेगेटिव में बेसिकली यहाँ पे साइन थीटा लिखने के लिए हम लोग करेंगे परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस ना, तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस करेंगे, तो देखो यहाँ पे जो ट्राइंगल बन रहा है गाइस वो बन रहा है ये, परपेंडिकुलर कितना है b, हाइपोटेन्यूस कितना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट, तो यही आंसर है गाइस, ठीक है। कौन सा मैच कर रहा है बताओ, ये जाएगा बी आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये इस टाइप से हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे पल्सर जो है वो पल्सर है बेसिकली एक स्टार है बेसिकली, इस टाइप से हम लोग बोल सकते हैं। पल्सर इज अ न्यूट्रॉन स्टार हैविंग मैग्नेटिक फील्ड 10 to the power 12 गाउस at a surface, maximum force experienced by electron moving with velocity 0.9 c, प्योरली कैलकुलेशन बेस्ड है बेसिकली गाइस यहाँ पे। तो हम लोग कंसिडर करेंगे कि फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ये होता है बेसिकली ना, फॉर्मूले याद होने चाहिए ना, फॉर्मूले जो याद होने चाहिए, मैं बहुत बार बोलता हूँ। यहाँ पे देखो क्यू वी बी साइन थीटा, देखो साइन थीटा तो आपको पता है मैक्सिमम करना होगा, तो साइन थीटा को गायब करो यहाँ पे, लेट अस से थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, क्योंकि हमको बोला हुआ है कि मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स बताओ, तो ये जाएगा क्यू वी बी, तो क्यू का वैल्यू 1.6 इंटू 10 to the power -19, वी का वैल्यू आप बात करोगे तो वी का वैल्यू तो 0.9 टाइम्स ऑफ सी, तो 0.9 टाइम्स ऑफ सी का मतलब होता है 3 इंटू 10 to the power कितना गाइस 8, और यहाँ पे देखो हमारे क्यू वी बी, बी का वैल्यू देखो 10 to the power 12 गाउस दिया हुआ है, तो 10 to the power आप 8 टेस्ला बोल सकते हो आप, इसको सॉल्व कर लो आ जाएगा आंसर, है ना। तो आई थिंक यहाँ पे भी आंसर आने के चांसेस है ना, बाकी आप देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद देखो या ठीक है ना, तो इस टाइप से आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है ना स्क्वायर लूप जो है इस टाइप से बोला हुआ है हमको, तो ये तो डायरेक्टली जीरो बोल दूँ हम लोग, है ना, जीरो टाइप का लग नहीं रहा। स्क्वायर लूप ऑफ पी क्यू आर वायर क्रॉस करंट ये है लिव्स एस मैग्नेटिक टू मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन द सेंटर ओ, देखो यहाँ पे ये वायर जो है ना ये सेंटर से पास हो रहा है, तो इसकी वजह से जीरो, ये भी सेंटर से पास हो रहा है इसकी वजह से जीरो, तो यहाँ पे देखो तीनों साइड का मिला के जो है ना जितना होगा उतना इस साइड की वजह से जो है वो यहाँ पे हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि देखो आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ना यहाँ पे करंट ऐसे जाएगा, लेकिन बहुत कम करंट जाएगा, क्योंकि जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, एक करंट जो है डायरेक्टली ऐसे चला जाएगा, तो इस इन ऊपर वाले 3/4 पार्ट जो है ना उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जितना होगा सेंटर पे उतना ही इसकी वजह से होगा, बट अपोजिट डायरेक्शंस में होंगे, तो जीरो आ जाएगा इसका डायरेक्टली आंसर। अब ये क्वेश्चन जो है गाइस सॉल्व करने लायक था ही नहीं, डायरेक्टली आपको टिक करने वाला क्वेश्चन है। तो उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे, मैग्नेटिक इंडक्शन के सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप ऑफ एरिया पाई मीटर स्क्वायर 1 टेस्ला है, मैग्नेटिक मूवमेंट जो, ठीक है। तो हम लोग को बोला हुआ है कि मैग्नेटिक ये है ना, देखो क्वेश्चन देखो यहाँ पे इतना कुछ है नहीं, हम लोग बोलेंगे देखो म्यू नॉट आई एंड 2r, ये जो है वो सर्कुलर लूप का जो है वो हमारे पार्ट है, तो हम लोग बोलेंगे ये कितना है हमारे से 0.1 टेस्ला है, ऐसा हमको बोला हुआ है। हमको ये भी बोला हुआ है पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है गाइस पाई ए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि r का वैल्यू 1 हो गया यहाँ पे, यहाँ से r का वैल्यू क्या आ जाएगा गाइस 1 आ जाएगा, यहाँ पे r का वैल्यू 1 आ गया, तो r तो निकल गया हमारे उसमें, तो इसको ना आपको ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, 2 पाई आर अपॉन म्यू नॉट आई अपॉन 2r था ना, उसकी जगह आपने सिंपली 2 लिख दिया, तो म्यू नॉट आई का जो वैल्यू है वो आपने लिख दिया 0.2, ठीक है। अब आगे हमको निकालना क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ द लूप, मैग्नेटिक मूवमेंट का मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे कि m की बात करोगे ना तो ये आ जाएगा i इंटू ए, ठीक है। तो i गाइज कितना है, तो हम लोग बोल सकते हैं 0.2 अपॉन
म्यू नॉट, है ना। यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग म्यू नॉट आई इज इक्वल टू 0.2 है, तो यहाँ से निकाल सकते हैं आई का वैल्यू। ए का वैल्यू हम लोग बात करेंगे ना तो ये आ जाएगा पाई, तो यही आंसर है गाइस 0.2 पाई अपॉन म्यू नॉट। ठीक है, दिस इज़ द आंसर बेसिकली। तो यहाँ पे जो भी मैच कर रहा है देख लेना आप अपने हिसाब से। उसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं 30 में। अब 30 में गाइस है ना, देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है वो हमको बोला हुआ है कि करंट फ्लोज इन कंडक्टर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो हम लोग बोला हुआ है कि देखो यहाँ पे ये ईस्ट वेस्ट है ना, ईस्ट तो आपको पता ही कहाँ पे होता है, ये वेस्ट नॉर्थ है बेसिकली, ये साउथ है। करंट जो फ्लो कर रहा है वो ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में कर रहा है। तो अब इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसे होगा बेसिकली। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की हम लोग बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इस करंट के राइट हैंड थंब रूल से अगर हम लोग बात करेंगे ना तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में होगा एंड यहाँ पे होगा आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये बेसिकली ना गाइस जो मैग्नेटिक फील्ड ना यहाँ से जो है वो बाहर निकल के यहाँ पे अंदर आता है, इस टाइप से जो ना ये मैग्नेटिक फील्ड का सिचुएशन है। तो इस वायर के जस्ट ऊपर हम लोग बात करेंगे ना तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से निकल के फिर इसके ऐसे जाके फिर ऐसे आता है वापस बाहर, यहाँ से बाहर निकलता है फिर यहाँ पे जो है वो एंटर करता है मैग्नेटिक प्लेन के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ना तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यहाँ से बेंड होकर नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रहा होगा, टुवर्ड्स नॉर्थ इज द आंसर बेसिकली, है ना। तो ये ओरिएंटेशन है बेसिकली इस क्वेश्चन को जो ना आप जो है वो थंब जो है वो आप लगा के पूरा जो है वो एक्सपेरिमेंट करके खुद से समझने की ट्राई करो, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको खुद से ही करनी पड़ेंगे, है ना। इसमें है ना डाउट नहीं पूछना है आपको वापस आके, है ना। इसको जो आपको टाइम लगे 10 मिनट फिर भी जो है ना आपको खुद ही देखो थंब जो है वो आप देखो कि देखो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये सारी ओरिजिनल डायरेक्शन है। ठीक है, तो आपने जो है ना ईस्ट डायरेक्शन में जो है वो ईस्ट डायरेक्शन से वेस्ट डायरेक्शन में थंब को लगा देना है, फिर कर्ल ऑफ द फिंगर देखना है कि कहाँ पे जा रहा है ना। तो ये आपको देख लेना है खुद से। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो है ना हमारे पास में जो क्वेश्चन है कहाँ गया, हाँ भाई 31। मैग्नेटिक फील्ड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डायगोनल ऑफ स्क्वायर वायर लूप ऑफ साइड एल। तो स्क्वायर वायर लूप है बेसिकली, तो चलो कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे ये स्क्वायर वायर लूप है, उसकी वजह से देखो एल कैरिंग करंट आई इज इक्वल टू। तो ये देखो यहाँ पे क्या है कि हम लोग क्या इसको कंसिडर करोगे। ठीक है, इसको आप क्या कंसिडर करोगे, यहाँ पे एक वायर की वजह से निकाल लो। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल बोला हुआ है तो सेंटर बोला हुआ है बेसिकली, इस वायर की वजह से निकाल लो, फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इस वायर से निकालोगे देखो ये एंगल 45 डिग्री, ये एंगल 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बोल देंगे म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। 4 पाई डी की जगह आप क्या लोगोगे 4 पाई एल बाई 2, क्योंकि ये कितना है एल बाई 2 है गाइस। उसके बाद देखो यहाँ पे साइन 45 प्लस साइन 45 तो आप बोल सकते हो 2 इंटू 1 अपॉन रूट 2 ऐसे बोल दो आप। ठीक है, यही आंसर है गाइस। ठीक है, तो अब इसको देख लेना आप, आंसर आ जाएगा बेसिकली जो भी आ रहा है बेसिकली यहाँ पे ना 2 रूट 2 ऐसे कुछ आ रहा है, कुछ डी आंसर आएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे गाइस 32 में हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जिसको समझ में नहीं आया ना पॉज करके फिर वापस सुन के फिर खुद से भी पेन चलानी, ऐसे नहीं सुन के जो अपना काम हो गया ऐसा नहीं चलेगा, है ना। आपको खुद को जो है वो साथ में हिंट मिल जाता है, मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे ही छोड़ देता हूँ, आपको सॉल्व करके यू हैव टू गो टिल द लास्ट स्टेप। अगर आपका एग्जाम में हो गया है खुद से तो अच्छी बात है, नहीं तो जो है आपको सॉल्व करना है। आपको ऐसे नहीं वीडियो में पूरा सुन लिया और फिर हो गया कि हाँ आ गया हमको भी, ऐसे नहीं आता है। उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट जो है ना क्वेश्चन हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि करंट आई फ्लोइंग इन द कंडक्टर शेप्ड एज शोन इन द डायग्राम। तो यहाँ पे देखो 3/4 ऑफ द सर्कल बन रहा है हमारे पास में, तो हमने बोल दिया म्यू नॉट आई अपॉन 2 स्मॉल आर, है ना, 2 स्मॉल आर। एंड यहाँ पे हमने कर दिया था कि 3 पाई बाई 2 आउट ऑफ 2 पाई, है ना, 3/4 सर्कल बन रहा है। तो हम लोग बोलेंगे ये एंगल टोटल कितना है 3 पाई बाई 2, है ना। ये आपको पता ही है थीटा अपॉन 2 पाई हम लोग करते थे। ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा गाइस, इसकी वजह से निकलेगा नहीं बट इसकी वजह से निकलेगा। इसकी वजह से सेमी इनफाइनाइट वायर है, तो हम लोग बोल सकते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। डायरेक्टली ऐसे बोल सकते हो। देखो इनफाइनाइट वायर की वजह से कितना होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, बट सेमी इनफाइनाइट है और इस टाइप का वायर है जो सेमी इनफाइनाइट से आके एग्जैक्टली यहाँ पे खत्म होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे ना साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 की, तो साइन थीटा 1 जो 90 डिग्री हो जाएगा, साइन थीटा 2 0 हो जाएगा। तो आपके इसमें म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर बनेगा हमारे पास में। तो ये जो है आपके पास समझ में आ गया आपको। अब इसको जो है कॉमन वॉमन लेके कर लो, आंसर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे कौन सा मैच कर रहा है पता नहीं, देख लेना अपने हिसाब से ना।
तो चलो मैं कर लेता हूँ, है ना। म्यू नॉट आई अपॉन 4πr, ये कॉमन ले लो, तो ये बच गया 1 यहाँ पे बच जाएगा बेसिकली ये 3 बच जाएगा, और चलो पाई से पाई हमने कट कर दिया था, नहीं काटना चाहिए, ठीक है। 3 तो एक तो 3 बच जाएगा, एक पाई जो है ना वो यहाँ पे आ जाएगा इस टाइप से, और 2 भी आ जाएगा, ऑब्वियसली बात है, ये आ जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इस टाइप से यहाँ पे आ गया। इस टाइप का क्वेश्चन शायद हमने क्लास में किया होगा, जब वापस जाके आप देखना आ जाएगा आपको, शायद इसी टाइप का, या फिर इस टाइप के रिजेंबलिंग क्वेश्चन काफ़ी सारे हमने किए हुए। उसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ड्यूटेरॉन एंड अल्फा पार्टिकल, सेम काइनेटिक एनर्जी। सेम काइनेटिक एनर्जी ना, हमको देखो यहाँ पे क्या पूछा होगा, शायद रेडियस ही पूछा होगा, मैग्नेटिक फील्ड की बात चल रही है तो यहाँ पे तो रेडियस आपको पता है, ये देखो यहाँ पे होती है mv/qb, रेडियस ही पूछी ना, एक बार देख लो, हाँ रेडियस पूछी, तो mv/qb को आप बोल सकते हो 2m काइनेटिक एनर्जी टाइम्स ऑफ, ये देखो आप कैसे mv को आप इस टाइप से लिख सकते हो। ये अगर आपको पता नहीं है तो आप वापस जाके आप रट लो, कहीं ना कहीं हमने वो लिखा हुआ है बेसिकली, है ना, मॉडर्न फिजिक्स में बहुत बार लिखा हुआ है हमने ये, तो ये आपको पता होना चाहिए। 2mk का मतलब काइनेटिक एनर्जी का अंडर रूट जो होता है वो mv होता है बेसिकली, और यहाँ पे ये qb आप लगा लो, ठीक है। अब आपको बोलना है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ देयर सर्कुलर पाथ, तो हम लोग बोलेंगे r का जो वैल्यू आ रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ रहा है अंडर रूट m बाई आप q स्क्वायर कर लो, ऐसे कर लो, और तो क्या करोगे, है ना। तो अंडर रूट m बाई क्यू लिखो, या फिर जो है वो अंडर रूट m बाई क्यू स्क्वायर लिख लो, अंडर रूट पूरे के अंदर आ जाएगा इस टाइप से। तो हम लोग बोलेंगे सबसे पहले ना प्रोटॉन की बात करें, तो प्रोटॉन का मास हम लोग कंसिडर कर लेते हैं m, और उसका चार्ज जो है वो e होता है। तो प्रोटॉन की हम लोग बात करते हैं rp, तो ये आ जाएगा m अपॉन e का स्क्वायर का, ये आ जाएगा इस टाइप से। ये कुछ कांस्टेंट है इस टाइप से, हम लोग कांस्टेंट तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। आर ड्यूटेरॉन की बात करेंगे, मास डबल हो जाता है, चार्ज वही रहता है गाइज, तो ये आ जाएगा 2m अपॉन ई स्क्वायर। अल्फा पार्टिकल की गाइज बात करेंगे हम लोग, आर अल्फा की, तो ये आ जाएगा k, मास हो जाता है गाइज 4 टाइम्स, एंड चार्ज हो जाता है ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। अल्फा पार्टिकल हीलियम यही तो होता है +2, तो चार्ज इसके ऊपर 2 ही हो गया, 2 ही हो गया मतलब 4e स्क्वायर बोल सकते हैं हम लोग, तो 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ पे आ रहा है k m बाई ई स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये और ये आएगा गाइज इक्वल आ रहे हैं, तो 1 इनिशियल आना चाहिए, बाद में भी 1 आना चाहिए, यही आंसर है गाइज, है ना। तो ऐसा आप बोल सकते हो गाइज। तो यहाँ पे जो है वो आप ठीक है, तो इस टाइप से जो है वो सिचुएशन कर। अब देखो यहाँ पे ना एग्जाम में इसको ना शॉर्ट तरीके से करने का क्या मतलब होता है, ऑप्शन आपने फटाक से चेक करे, आपने 1:2, 1:2, यहाँ पे 1 पहले दोनों आप रेशियो निकालोगे ना, तो उसकी वजह से ए एंड बी ऑप्शन दोनों ही करेक्ट आ रहे हैं, तो हमको पता नहीं चलेगा कि जो है वो सही है कि ए सही है कि बी सही है। बट आप यहाँ पे देखोगे ना, फर्स्ट एंड लास्ट देखोगे ना, 1:√2 है, 1:1 है, √2:1 है, √2:1 है, तो यहाँ पे पता नहीं, मतलब तीनों आपको निकालनी पड़ेगी। काफ़ी बार क्या होता है कि दो रेशियो का ना आपको ग्रुप ऐसा मिल जाता है जो आप डायरेक्टली जो है वो करते हो तो आ जाता है बेसिकली, कि आपको तीनों करने की ट्राई नहीं करनी, बट ये सब जो समझने वाली बातें हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। इसमें देखो यहाँ पे गाइज जो है वो सबसे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन आ गए आई थिंक। तो यहाँ पे ना देखो ये जो सर्किट है बेसिकली सिमेट्री को देखते हुए, मिरर सिमेट्री है गाइज इसमें, है ना। इसमें देखो यहाँ पे ये मिरर सिमेट्री आ रही है, मिरर सिमेट्री के अकॉर्डिंग 2r एंड 2r इसके सारे जॉइंट खोल सकते हो आप, ये जॉइंट ऊपर की डायरेक्शन में खुल जाएगा, ये जॉइंट नीचे खुल जाएगा, मतलब ये गाइज ये है सिचुएशन कि देखो ये 2r एंड ये 2r काम से गया, ठीक है। तो आपके पास देखो यहाँ पे जो है ये ऊपर बच रहा है, यहाँ पे 2r ये सीरीज में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4r, ये 2r एंड r ये सीरीज में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2r, ये फिर से 4r हो जाएगा। तो आपके पास में देखो जो सिचुएशन आ रही है ना, 1/r इक्विवेलेंट ये आ रहा है 1/4r प्लस 1/2r प्लस 1 अगेन 4r बेसिकली। तो 3 ब्रांचेज है, 1/4r प्लस 1/2r प्लस 1/4r इज इक्वल टू 1/r इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे जो है आंसर आ ही जाएगा, आई थिंक ये आंसर आना चाहिए, बाकी आप चेक कर लेना, है ना। उसके अंदर यहाँ पे नेक्स्ट जो है 35 क्वेश्चन में देखो हमको बोला हुआ है अरेंजमेंट्स ऑन द करंट थ्रू द 5 ओम रजिस्टर इक्वल टू 5 ओम रजिस्टर के थ्रू करंट कितना होना चाहिए। तो आप देखो आप ऐसे कंसिडर कर लो, देखो 12 एंड 12 दो आइडेंटिकल आपको जो दिए हुए हैं, तो आप ऐसे कर लो सेल का इक्विवेलेंट निकालो, सेल इक्विवेलेंट निकालोगे ना, तो ईएमएफ जो है सेल का आ जाएगा 12। इक्विवेलेंट वाले फॉर्मूले देख लो गाइस, आपको याद नहीं है, पैरेलल यहाँ पे कॉम्बिनेशन है बेसिकली, इस सेल का और इस सेल का पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अगर आपको याद नहीं है तो वापस जाके देखो कि इक्विवेलेंट की क्या फॉर्मूले हैं। तो हम लोग कंसिडर करेंगे, तो यहाँ पे ईएमएफ जो है ना वो ये आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट की बात करेंगे ना, तो आर इक्विवेलेंट आ जाएगा 1 ओम इस टाइप से, ठीक है।
तो इक्विवेलेंट के फॉर्मूले अभी भी जाके देखो, है ना, नहीं जिसको नहीं पता है तो हम लोग कंसिडर करेंगे, पॉज करो और जाके देखो, फिर वापस आओ इस क्वेश्चन पे। अब हम लोग बात करेंगे, देखो यहाँ 5 के थ्रू करंट कितना है, तो हमारे पास अभी सर्किट जो है ना वो इक्विवेलेंट सर्किट कुछ इस टाइप से बन गया है। ये 12 वोल्ट है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है बेसिकली इस टाइप से, और ये जो है यहाँ पे 5 ओम दिया हुआ है हमको, तो करंट निकाल लो, यहाँ पे 12 वोल्ट है तो 12/6 आ जाएगा, 2 एम्पियर आ जाएगा डायरेक्टली ना, तो इस टाइप से आ जाएगा। तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग 36 क्वेश्चन में। 36 क्वेश्चन में ना थोड़ा सा मैंने करेक्शन करवाया था यहाँ पे, हमको जो 3 वोल्ट की जो पोलरिटी है उसको रिवर्स करना था। अभी देखो हमको बोला हुआ है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ आर इन द सर्किट एज शोन इन द फिगर करंट पासिंग थ्रू 4 ओम रेजिस्टेंस विल बी 0। अब गाइज देखो यहाँ पे क्या है कि 4 ओम रजिस्टर के थ्रू करंट जो है ना वो 0 है, ठीक बात है। यहाँ पे क्या आएगी गाइज, करंट 0। तो आप इसको ना देखो, आप मैं जो नोडल एनालिसिस वगैरह लगाओगे वो ठीक है, मेथड है एक, मैं आपको है ना एक डायरेक्टली बताऊँ यहाँ पे बात कि देखो यहाँ पे अगर इसके अंदर करंट 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे देखो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, यहाँ पे पोटेंशियल की आप बात करोगे ना तो यहाँ पे देखो ये यहाँ पे 6 वोल्ट हो जाएगा बेसिकली गाइज। यहाँ पे देखो अगर जो है वो ये 0 है तो यहाँ पे 6 वोल्ट डायरेक्टली आप बोल सकते हो, क्योंकि E माइनस आई आर करोगे ना तो आई आर तो 0 है, इसका 4 के अक्रॉस पोटेंशियल तो 0 है, तो यहाँ पे 6 वोल्ट इसके अक्रॉस 0, यहाँ पे फिर से 6 वोल्ट, मतलब यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 6 वोल्ट आप डायरेक्टली बोल सकते हो। मैं आप जो एनालिसिस करना चाहते हो तो कर लो, कोई उसमें कोई बात है नहीं। तो अभी देखो यहाँ पे ना इसमें अगर इसके अक्रॉस ये जो पोटेंशियल ड्रॉप है ये भी कितना होना चाहिए, 6 वोल्ट ही होना चाहिए, है ना, क्योंकि देखो इस ब्रांच में अगर यहाँ से यहाँ पे जाने पे 6 वोल्ट है तो यहाँ से इधर जाने में भी 6 वोल्ट आना चाहिए। यहाँ पे 0 है, 0 से स्टार्ट हुई, यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे जो है वो जितना भी ड्रॉप होगा फिर यहाँ पे जाके कितना हो गया वापस से। इसका मतलब क्या हुआ कि आप गाइस जो फालतू का हम लोग क्यों करें, देखो यहाँ पे इसको हटा ही दो बीच वाले को, 4 एंड 6 वाला है ना, इसको आप हटा दोगे ना तब भी चलेगा। तो आप यहाँ पे ऐसे कंसिडर कर लो कि यहाँ पे 9 माइनस आई इंटू 2 इज इक्वल टू 6 वोल्ट, ऐसा बोल सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस 3 वोल्ट है, ठीक है। तो अभी देखो आई की बात करोगे ना आप, यहाँ पे 9 माइनस 2 आई इज इक्वल टू 6 वोल्ट, ये एक इक्वेशन ये हमारे पास में आ रहा है। दूसरा इक्वेशन देखो यहाँ पे ना, इसमें देखो ये क्या आएगी, इसमें स्टेप से करंट स्टेप से जाएगा, ठीक है। अब करंट स्टेप से जाएगा तो आप करंट निकाल लो, यहाँ पे करंट निकालोगे ना, देखो करंट का देखो हाल क्या हो रहा है यहाँ पे, सॉरी करंट देखो क्या चल रहा है यहाँ पे करंट का, जस्ट मिनट, ये इस टाइप से। तो करंट हम लोग कंसिडर करेंगे तो करंट इधर से गया, या फिर देखो करंट बीच वाले में से जाएगा नहीं, तो हम लोग यहाँ से गया और इधर से जाके इधर से जाके इधर से जाके इधर से वापस ऐसे आ गया। करंट का डायरेक्शन यही है, बीच वाले में है ही नहीं, तो इसी में आप निकाल लो। तो आई देखो कितना होगा, आई की बात करोगे तो आई इज इक्वल टू 9 माइनस 3 अपॉन 2 प्लस आर, ऐसा बोल सकते हो आप। तो ये जगह 6 अपॉन 2 प्लस आर ऐसे बोल सकते हो, राइट। क्योंकि देखो यहाँ पे ना देखो 9 जो है ना, 9 और ये 3 ये सेम सर्किट में, बीच वाला तो हट गया ना, तो 9 जो है यहाँ पे 9 ये करंट इधर फ्लो करवा रहा है, ये ऐसे फ्लो करवाएगा अपोजिट डायरेक्शन, अपोज करने वाला है, तो 9 माइनस 3 इसलिए गिरा है। अब देखो यहाँ से आप निकालोगे तो आ जाएगा, आई का वैल्यू रखो और सॉल्व करने की ट्राई करो तो आ जाएगा यहाँ पे। तो इसका वैल्यू यहाँ पे रखो तो यहाँ पे जाएगा 9 माइनस 2 आई का बोल सकते हो 6 अपॉन 2 प्लस आर इज इक्वल टू, यह आ जाएगा 6, तो 3 इज इक्वल टू ये आ रहा है 12 अपॉन 2 प्लस आर, ठीक है। इसको सॉल्व करते जाओ और आंसर आ जाएगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा 6 प्लस 3r इज इक्वल टू 12, 3r इज इक्वल टू 12 माइनस 6, तो यह r का वैल्यू है ना, देखो ये आ जाएगा 2 ओम। अब ये गाइस मेरे को पता है कि आपको ना समझ में इतना अच्छे से आया नहीं है, पॉज करो, रिवर्स करो, वापस 36 की स्टार्टिंग से वापस सुनो क्या क्या बोला जा रहा है इसमें, है ना। और ये आ जाएगा हमारे इसमें, उसके देखो नोडल एनालिसिस वाइज किया है तब भी जो वो ठीक है, बेसिकली वो एक्स का वैल्यू आ जाएगा और फिर कुछ मतलब अल्टीमेटली फार्मूला तो यही बनेगा बेसिकली, इस टाइप से बोल सकते हैं। तो आप एक बार देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 37 है ना, 37 में देखो यहाँ देखो पोटेंशियोमीटर जो है एक्सपेरिमेंट मेजरिंग ये है, नल पॉइंट है ना 480 पे आता है गाइज, ठीक है। तो हमारे इसमें पोटेंशियोमीटर का मैं सर्किट बना लेता हूँ, ये कुछ इस टाइप से है बेसिकली, ये पोटेंशियोमीटर है इस टाइप से, यहाँ पे नल पॉइंट ये कुछ इस टाइप से सेल है बेसिकली यहाँ पे, और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है इस टाइप से, ठीक है। नल पॉइंट इस टाइप से आ रहा है।
तो हम लोग बोलेंगे इफ सीरीज रेजिस्टेंस इज रिड्यूस टू हाफ। तो पहले देखो क्या है कि गाइज यहाँ पे ना हमारे पास में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसकी हम लोग बात करेंगे। ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये ईएमएफ को हम लोग मेजर कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो 480 वोल्ट आएगा बेसिकली, यहाँ पे 480 वोल्ट आएगा। अब ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन उसी को आएगा समझ में, मतलब समझ में तो नहीं, ये क्वेश्चन वो उसी ने किया होगा जिसको ये पोटेंशियोमीटर समझ में आएगा बहुत अच्छे से। बट अभी जो है मैं समझा रहा हूँ उससे भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट जो है ना क्लियर करता है आपका। और वो है नल वाला सिचुएशन की। नल जो हमको पॉइंट मिलता है, नल पॉइंट का मतलब करंट जीरो है। करंट जीरो का मतलब यहाँ पे देखो क्या सिचुएशन है कि हमको बोला हुआ है कि 4 ओम रजिस्टेंस है, पहले तो 4 ओम रजिस्टेंस है, तो नल पॉइंट आ रहा है 480, मतलब इसमें करंट जो है वो जीरो है, तो 480 वोल्ट पे जो है वो ये ईएमएफ बैलेंस होगा। अब मान लो जो है सीरीज में रेजिस्टेंस जो है वो आर है, पहले 4 ओम था, अब हमने कर दिया 200 ओम। अब 200 ओम करंट से कुछ फर्क पड़ा गया गाइस? नहीं, पहले भी करंट इससे हम लोग बाहर कितनी ले रहे थे? जीरो, अब भी करंट जीरो ले रहे हैं। तो इसका मतलब पहले भी ईएमएफ बैलेंस हो रहा था, अब भी ईएमएफ बैलेंस हो रहा है। तो हम लोग कंसिडर करेंगे इसका आंसर क्या आएगा कि नल पॉइंट में गाइस कोई चेंज नहीं आएगा। इस क्वेश्चन को वापस पढ़ो, लॉजिक को वापस सुनोगे, देखो क्या जो है वो हमको बोला जा रहा है। उसके बाद गाइस नेक्स्ट हम लोग कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे टू स्फीयर्स ऑफ रेडियस R1 R2 joined by fine wire are raised to a potential V बेसिकली। तो हम लोग बोलेंगे कि देखो यहाँ पे KQ है ना अपॉन R1, तो ये जो है ना इसका पोटेंशियल दूसरे वाले के इक्वल ही होगा, KQ अपॉन R2। हमको बोला हुआ सिग्मा 1 टू सिग्मा 2 कितना होगा, ठीक है। तो सिग्मा 1 के लिए ना आपको क्या करना पड़ेगा कि सिग्मा 1 जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 अपॉन R1 स्क्वायर के, ऐसे बोल सकते हो आप। क्योंकि देखो आपको पता है ना, देखो Q अपॉन एरिया होता है, Q अपॉन 4 पाई R स्क्वायर होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो ये जो है वो Q अपॉन 4 पाई R स्क्वायर, इस टाइप से जो है वो ये सिग्मा का वैल्यू होता है। तो अब देखो सिग्मा 1 की हम लोग बात करेंगे, तो आप इसको ऐसे कर लो कि देखो आप इसको ऐसे बोल दो कि Q1 के जो है ना वो तो कांस्टेंट है ना। तो सिग्मा 1 जो है ना सिग्मा 1 जो है वो सिग्मा 1 ये दोनों का सेम है गाइज, के Q1 अपॉन R1। तो इसको आप बोल सकते हो V है लेटर से। तो सिग्मा 1 है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V अपॉन R1 बोल दूँ मैं, चलेगा ना। देखो V अपॉन R1 देखो क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि देखो यहाँ पे के Q1 है ना, हमको नीचे है ना देखो Q1 अपॉन R स्क्वायर की टर्म्स चाहिए। तो ये तो V है, V में अगर R1 का डिवाइड और कर दूँ तो V अपॉन R1 जो है वो 1 अपॉन R1 स्क्वायर की टर्म आ जाएगी बेसिकली, है ना। तो इस टाइप का सिचुएशन है। तो अब देखो यहाँ पे सिग्मा 2 की हम लोग बात करेंगे, तो सिग्मा 2 जो है सिमिलरली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V अपॉन R2, इस टाइप से आ जाएगा। तो रेशियो निकाल लो, रेशियो आ जाएगा हमारे उसमें R2 अपॉन R1 आई थिंक, इस टाइप से। अभी देखो आपको है ना अगर और इससे आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको दूसरा मेथड बताऊँ जो आपको खुद को वर्कआउट करना है। ये इसको है ना आप कंसिडर कर लो V। अब Q1 की बात करोगे ना तो Q1 आ जाएगा V R1 अपॉन K। Q2 की बात करोगे ना तो ये आ जाएगा V R2 अपॉन K, ठीक है। तो अब देखो सिग्मा 1 की बात करोगे ना तो Q1 अपॉन 4 पाई R1 स्क्वायर। सिग्मा 2 सिमिलरली आप पता करो Q2 अपॉन 4 पाई R2 स्क्वायर। Q1 एंड Q2 के वैल्यू जो है ना यहाँ से रखो उसमें, और फिर जो है सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 करोगे तब भी आंसर जो है वही आएगा, है ना। तो अगर आपको जो है ये समझ में नहीं आया है तो अगर जो है पहला मेथड आपको समझ में आ जाना चाहिए, बट नहीं समझ में आया है तो अगर आप डाउट पूछने के लिए आ रहे हो तो जो है ये आपका वर्कआउट किया हुआ होना चाहिए, नहीं तो मैं डाउट नहीं बताऊंगा इसका, है ना। तो जो है वो सिंपल सी बात है, आपको आई थिंक दोनों ही मेथड समझ में आएंगे कि कैसे किया है हमने। वोल्टेज है ना दोनों का सेम है, पोटेंशियल जो है बेसिकली दोनों का सेम है, और उसको जो है वो हम लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं हम सॉल्व करने के लिए बेसिकली। तो यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे उसमें। उसके देखो नेक्स्ट जो है ना हमारे पास में कुछ बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन मैंने पूछने की ट्राई करी है यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे कुछ ट्राइंगल दिया हुआ है हमको, इक्विलेटरल ट्राइंगल है इस टाइप से। इक्विलेटरल ट्राइंगल पे देखो यहाँ पे जो है वो 2Q रखा हुआ है, यहाँ पे -Q रखा हुआ है, यहाँ पे -Q रखा हुआ है। तो आपको पता है कि पोटेंशियल जो है ना वो तो क्या होता है स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पे नेगेटिव Q की वजह से यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल, नेगेटिव Q की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल, तो नेगेटिव में 2 बार पोटेंशियल आ गया। यहाँ पे पॉजिटिव 2Q है उसकी वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल। तो जितना नेगेटिव की वजह से पोटेंशियल है उतना ही पॉजिटिव की वजह से पोटेंशियल, तो नेट पोटेंशियल यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो नेट पोटेंशियल यहाँ पे 0 है, ऐसा हमको समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो यहाँ पे पॉजिटिव Q की वजह से इस डायरेक्शन में, नेगेटिव Q की वजह से इस डायरेक्शन में, और इस नेगेटिव Q की वजह से इस डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना गाइस सम अप होकर 0 आएगा नहीं, है ना। तो पोटेंशियल 0 आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली बोल सकते हो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू 0, V इक्वल टू 0।
उसके बाद यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है हमारे पास में क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, जस्ट मिनट, हम लोग कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे कॉपर स्लैब ऑफ कॉपर ऑफ थिकनेस बी। अब कॉपर की स्लैब जो ना हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं गाइज। कॉपर जो है वो डाई इलेक्ट्रिक नहीं होता है, डाई इलेक्ट्रिक जो है ना वो कभी भी कंडक्टर नहीं हो सकता, ठीक है। तो माइका वाइका भर दिया, प्लास्टिक भर दिया अंदर, तो वो डाइलेक्ट्रिक है। बट कॉपर प्लेट हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं, कॉपर प्लेट डाइलेक्ट्रिक नहीं है। डाइलेक्ट्रिक नहीं है इसका मतलब क्या हुआ कि कॉपर प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, आपको पता है ये जीरो होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है ना, तो इसको है ना उस लॉजिक से आप सोच सकते हो कि इसका जो के होता है ना वो गाइस होता है इन्फिनिटी, समझ रहे हो आप। तो आपको पता ही है कि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले ई था तो बाद में ई बाई के हो जाता है। तो अब देखो के अगर इन्फिनिटी होगा तब भी तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो पाएगा। तो कॉपर कंडक्टर होने की वजह से उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आप इंसर्ट कर रहे हो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गाइज कितना है। वैसे तो डाइलेक्ट्रिक है नहीं, बट जबरदस्ती हमको बोलना पड़ेगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसका के जो है वो इन्फिनिटी है। अब के इन्फिनिटी आई थिंक अब ना इसको आप इजीली कर सकते हो, क्योंकि यही शायद जो है वो पॉइंट होगा जिसके थ्रू जो है वो आपको अगर क्वेश्चन नहीं हुआ है तो उसी वजह से नहीं हुआ। तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि कैपेसिटी, तो पहले कैपेसिटी कितनी थी, ये ए एप्सिलॉन नॉट और अपॉन डी आ जाएगा। बाद में कितनी हो जाएगी, सी डैश इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी। टी का वैल्यू कितना है, डी बाई टू है फिर से, क्योंकि टी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू डी बाई टू है, प्लस ये आ जाएगा डी बाई टू एंड के का वैल्यू कितना है, इन्फिनिटी। तो ये तो गाइस जीरो हो गया और ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे सी डैश की आप बात करोगे तो ये आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी बाई टू, मतलब ये आ जाएगा टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, मतलब कैपेसिटेंस जो है वो पहले का कितना हो गया, डबल। तो कैपेसिटेंस गाइस डबल हो गया इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक बात क्या समझ में आई कि अगर जो है वो कंडक्टर दिया हुआ है आपको, इसमें वेदर इट इज एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, कुछ भी दिया हुआ, तो आपको बोलना है कि उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है इन्फिनिटी, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करने के लिए इन्फिनिटी आपको चाहिए। तो ये आ जाएगा हमारे पास में इस टाइप से। नेक्स्ट जो है ना हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इसमें, ठीक है, 41 कर लेते हैं, ठीक है। तो काफ़ी 1 घंटा हो गया अपने पास में। चलो तो यहाँ पे देखो 41 में देखो क्या बोला हुआ, ये पॉजिटिव क्यू एंड नेगेटिव क्यू जो ना, इसमें देखो हम लोग कंसिडर करेंगे कि कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा गाइज। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे तो जीरो होगा नहीं, आपको पता ही है। तो यहाँ पे आप है ना इसको क्रॉस चेक कैसे करो गाइज कि इसकी वजह से, इसकी वजह से, दोनों की वजह से पॉइंट ले लो, एक पॉइंट ले लो यहाँ पे, एक पॉइंट ले लो यहाँ पे, एक पॉइंट ले लो यहाँ पे। तो कौन से पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने के चांसेस है। यहाँ पे देखो नेगेटिव की वजह से इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव की वजह से भी इस डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ पे तो जीरो होने के कोई चांसेस नहीं है। यहाँ पे देखो पॉजिटिव की वजह से इस डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव की वजह से इस डायरेक्शन में होगा, तो यहाँ पे जीरो होने के पूरे चांसेस है। यहाँ पे देखो पॉजिटिव की वजह से इस डायरेक्शन में, नेगेटिव की वजह से इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे चांसेस जो है वो आपको लग रहे हैं, बट यहाँ पे भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव जो है ना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ना आपको पता है कि 2q रखा हुआ है पॉजिटिव का, यहाँ पे -q रखा हुआ है। तो यहाँ पे जो पॉइंट है उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना पॉजिटिव 2q की वजह से बहुत ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू -q। उसकी वजह से क्या है कि नेट बचेगा। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, देखो ये -q की ज़्यादा पास में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड -q की वजह से ज़्यादा होना चाहिए, बट यहाँ पे चार्ज ज़्यादा है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होता ही होता है, आपको पता है। तो यहाँ पे ना चांसेस है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। तो आई थिंक जो है ये आंसर, ये तो आपको अच्छा डाउट में पूछ सकते हो, कुछ लोग पूछ चुके हैं। तो इस टाइप से जो है ये क्वेश्चन हो गया हमारे उसमें। इसमें देख लेना कौन सा जो है वो करेक्ट आएगा। आई थिंक बी आंसर है, लेफ्ट ऑफ द -q, ठीक है। तो लास्ट में हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि ये हमारे पास में देखो एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ पी जो है वो रखा हुआ है नॉर्मल टू द लाइन ऑफ फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये वर्क डन इज डिफ्लेक्टिंग इट। तो यहाँ पे देखो पहले हम लोग कंसिडर करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है बेसिकली यहाँ पे। तो हम लोग कंसिडर करेंगे कि यहाँ पे पहले कितना था पोटेंशियल एनर्जी, तो हम लोग बोलेंगे -p cos थीटा, ठीक है, वो जीरो हो जाएगा क्योंकि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। u इज इक्वल टू देखो यहाँ पे बाद में हम लोग कंसिडर करेंगे, देखो पहले देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में ना, पहले जो है वो डाइपोल ऐसे रखा हुआ था, बाद में हमने देखो 180 डिग्री से रोटेट कर दिया, इस डायरेक्शन में आएगा। दोनों केसेस में गाइस जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बेसिकली कितना है, जीरो है दोनों केसेस में। तो हम लोग कंसिडर करेंगे दोनों ही केसेस में पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो वर्क डन कितना होगा, जीरो, वर्क डन जीरो हो जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे जीरो इज द आंसर। उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे चार्ज पार्टिकुलर मास m चार्ज q इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ई काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल आफ्टर टी टाइम। तो हम लोग बोलेंगे देखो पार्टिकल जो है बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है ना अगर आपसे हुआ है तो बेसिक क्लियर है, अगर नहीं हुआ है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ना। तो हम लोग कंसिडर करेंगे यहाँ पे जो है वो फोर्स कितना लगेगा,
फोर्स लगेगा, देखो हम लोग कंसिडर करेंगे कि क्यू ई है ना। एक्सेलरेशन कितना होगा, तो क्यू ई अपॉन एम, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो वेलोसिटी को हम लोग कैसे निकालोगे, वेलोसिटी इक्वल टू 80 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 80 इस टाइप से। अब आप बोल दो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² बोल दो आप, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 mv² की बात करोगे तो q² e² t² अपॉन m², तो m से m कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो हमारे पास में हो गया q² e² t² अपॉन 2m, यही आंसर है गाइस। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था, ये आपसे हो जाना चाहिए है ना, आप सबसे हो जाना चाहिए बेसिकली है ना। नहीं हुआ है तो वापस रिविजिट करो, देखो फोर्स और फोर्स इक्वल टू ma होता है, u इक्वल टू v इक्वल टू u प्लस 80 होता है ना, काइनेमेटिक्स लग रही है इसमें, तो वो आप देखो वापस। उसके देखो सैटेलाइट ऑफ मास m इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट इज इक्वल टू, तो अभी देखो यहाँ पे ये गाइज है ना, ये जो सैटेलाइट का क्वेश्चन है उसमें आपको है ना देखो mv² इज इक्वल टू g अपॉन r², ये आपको पता होना, ये फॉर्मूला है ना आपको सैटेलाइट मोशन का पता होना ही चाहिए बेसिकली। बट इस पर्टिकुलर केस में ना आप जो है आपको अगर डायरेक्टली एनर्जी पता है तब भी ठीक है, जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है, आपको पता ही है। तो काइनेटिक एनर्जी की बात करोगे, काइनेटिक एनर्जी भी गाइज इससे निकलेगी, और पोटेंशियल एनर्जी तो आपको डायरेक्टली निकल सकती है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी निकालोगे ना mv²/2 निकालोगे, तो ये जाएगा G∠M अपॉन 2r, ये काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी आपको पता ही है -G∠m ये आ जाता है, तो यहाँ पे काइनेटिक टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है ना आ रहा है बेसिकली, वो कितना आ रहा है, सॉरी ये तो नहीं आ रहा, डी आंसर आ रहा है बेसिकली। सो दिस इज हाउ द क्वेश्चन विल बी डन, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन में तो आपको जो है वो अभी तक आपको जो ना जैसे ही मान लो मैं आपको ना सैटेलाइट मोशन कभी भी बोलूँ, पहला जो फॉर्मूला क्लिक करना चाहिए ना आपके दिमाग में, वो ये करना कि सेंट्रीपेटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, ये अगर आपको क्लिक कर रहा है ना तो बाकी सारे जो है इससे डिराइव किए जा सकते हैं। ये है ना मतलब सारे फॉर्मूलों का मतलब जो है जो ओरिजिन है वो यहीं से है बेसिकली। सैटेलाइट के मोशन के जितने सारे जो फॉर्मूलाज है सारे सबका ओरिजिन ये है, वेदर इट इज वी हैव टू फाइंड आउट टाइम पीरियड और एंगुलर मोमेंटम और यू नो एनीथिंग यू से, एंड इस फॉर्मूले से जो है हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो है वो आपको इवन आपको काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी जो है उससे पहले ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं गाइस। सो लास्ट क्वेश्चन में देखो हमारे पास में हाइट एट विच एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेज बाई 36% और वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो यहाँ पे जो हमारे में हो जाएगा इसको आप सिंपली देखो डिक्रीजेज बाई 36%, आपको है ना जो इन्फॉर्मेशन पढ़ते हो ना उसी टाइप का आपको लिखना भी है बेसिकली। डिक्रीजेज बाई 36%, इसका मतलब क्या हुआ कि बाद में बचेगा कितना 64/100 इतना बचेगा, मतलब 36 तो चला गया, और सरफेस का जो वैल्यू है उसका आपको कितना, सरफेस का वैल्यू gm/r² होता है, उसका 64% लेना है आपको, तो 64% आपने इस टाइप से ले लिया। अब हमको जो है वो हाइट निकालनी है जिसके ऊपर ऐसा जो है वो वैल्यू पॉसिबल होगा, तो हम लोग कंसिडर करेंगे यहाँ पे हाइट कैसे निकाल सकते हैं, तो यह जाएगा G∠M/r + h का होल स्क्वायर। अब आप जो है वो इसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर यहाँ पे, दोनों साइड अंडर रूट ले लो, तो यह आ जाएगा 1/r + h इज इक्वल टू 64 का 8 आ जाएगा अपॉन ये आ जाएगा 10r, निकाल लो आंसर आ जाएगा r/4 आएगा आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली, तो h का वैल्यू आ जाएगा r/4। सो इस टाइप से जो है गाइज ये क्वेश्चन पेपर हो गया है ना। सो मेरे को है ना इसको एक्सप्लेन करने में लगे हैं 1 hour and 8 minutes बेसिकली, तो अब आपको सॉल्व करने में जो है वो उससे काफ़ी कम लगनी चाहिए, मतलब ये 1 घंटे में क्वेश्चन पेपर हो जाने वाला है बेसिकली। हमने एक्सप्लेन कर बहुत डेप्थ में हम लोग चीज़ें बात कर रहे थे, तो उसकी वजह से टाइम ज़्यादा लग गया है। काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें जो ना आपको जो है वो डायरेक्टली आपको कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्टली जो है वो आंसर लिखने वाली बात है। जैसे 42 क्वेश्चन है बेसिकली यहाँ पे, इसमें डायरेक्टली आंसर लिखने वाली बात है। तो मैंने पेपर बनाया था तो मैंने कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन जो है वो विदाउट सॉल्व किए, मतलब आप ऐसे बोलोगे आप तो कर सकते हो, मतलब ऐसा नहीं है, आप 10 क्वेश्चन तक आप डायरेक्टली जो आप कर सकते थे विदाउट जो है वो कंसेप्ट से कर सकते थे डायरेक्टली उठाए, मतलब आपको डायरेक्टली पता चल गया कि यही आंसर है। तो ये हो गई बात है ना इस टेस्ट की। और उसके बाद में अभी देखो यहाँ पे ना जो ये पेपर का जो यहाँ पे सॉल्यूशन आपको वीडियो मिलता है उसमें ना मैं जो है मेरा ये जो है वो जो एफर्ट रहता है कि मैं आपको ये वो चीज़ें बताऊं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे देखो मैं अभी यहाँ पे मैं इसके ऊपर बहुत स्ट्रेस दे रहा हूँ कि देखो ये आपको पता ही होना चाहिए। तो इस टाइप के ना चैप्टर जो है ना कोई भी चैप्टर जो है वो इस टाइप के फार्मूला से जो है वो आपको
आपको जो है वो कंट्रोल में रखना है बेसिकली, है ना। जैसे ग्रेविटी है, तो ग्रेविटी में मैं आपको जो 2 4 5 जो मेन कंसेप्ट है, 4 5 जो मेन फार्मूला है वो आपको हमेशा याद होनी चाहिए किसी भी टाइम, है ना। तो उसके लिए जो है अभी कल से जो हम लोग फार्मूला टेस्ट की जो सिचुएशन जो है वो हम लोग कर रहे हैं, तो उसमें ना आपको जो है वो कंसेप्ट भी देखना है। जैसे फॉर एग्जांपल कल का जो टेस्ट है उसमें मैं आपको जो है वो एक क्वेश्चन ऐसा भी आएगा कि बताओ कि वर्क डन बाई मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है ऑन ए चार्ज पार्टिकल। तो आपको पता होना चाहिए कितना होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, जीरो होता है, या फिर कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है, इससे आपको पता होना चाहिए। या फिर जो है आपको डायरेक्टली पूछा गया कि देखो यहाँ पे एक जो है वो चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो इन विच कंडीशन द चार्ज विल गो अनरिफ्लेक्टेड। तो अब देखो ये जो कंडीशन आना आपको पता होनी चाहिए। तो ये ना बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, सो दैट जो है वो जब भी आप क्वेश्चन पेपर करो या फिर प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको जो है वो आपको पूरा जो चैप्टर है ना वो फ्लैश हो जाए आपकी आंखों के सामने का, अरे यही तो है, यही तो लगाना पड़ेगा। इससे ज़्यादा बाहर कोई कंसेप्ट, बाहर का कंसेप्ट, बाहर का फॉर्मूला थोड़ी नहीं लगेगा, ठीक है। सो दिस इज़ इट, है ना। एंड करता हूँ मैं अभी।